गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का साइंस की क्लास में स्वागत है। अभी साइंस की क्लास में हम एसएससी और एचएससी के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले हम उनका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारी साइंस क्लास का, वो टॉपिक होगा हमारे पास में मैकेनिक्स, यांत्रिकी। मैकेनिक्स मींस जो भी चीज आपको पता चारों तरफ देख तो या तो मूव कर रही होती है, फिर वो रुकी हुई होती है। तो जो भी चीज चल रही है, रुकी हुई है, उस चीज को स्टडी करते हैं तो हमारे पास अंदर आती है हमारे पास में मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स क्या होगी हमारे पास में? ये फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें ऑब्जेक्ट जो चल रहा है या रुका हुआ है उसको स्टडी करेंगे। उस ब्रांच का नाम दे दिया हमने यहाँ पे मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स के भी 3 अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। तो 3 ब्रांचेज में जो पहली ब्रांच आती है हमारे पास में, वो आती है हमारे पास में स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होगा जब बॉडी रेस्ट में है, कोई चीज रुकी हुई है, उस चीज को स्टडी करना हमें, दैट मीन्स वो आती है हमारे पास में स्टैटिक्स के अंदर। फिर सेकंड ब्रांच आती है हमारे पास में काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इन दोनों ब्रांचेज में जब बॉडी चल रही होती है उस चीज को स्टडी करते हैं। मीन्स अगर मोशन में है, जब बॉडी को स्टडी करना है तो आती है हमारे पास काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में। फिर फर्क क्या हुआ दोनों में, काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में? काइनेमेटिक्स में बॉडी चल रही है, क्यों चल रही है, कौन सा फोर्स लगा, उसके बारे में स्टडी हम नहीं करते। लेकिन डायनेमिक्स बताएगी कि मोशन में आ गया, ये चल रहा है, तो कौन सा फोर्स लगा इसके ऊपर जिसकी वजह से ये चला। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई बॉडी चलती है तो कोई ना कोई फोर्स लगता है। न्यूटन लॉ यही कहता है कि बॉडी तभी चलेगी जब उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे। कौन सा फोर्स लग रहा है वो डायनेमिक्स बताएगा, हमें काइनेमेटिक्स नहीं बताएगा। तो मैकेनिक्स में 3 ब्रांचेस की बात की हमने, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। बॉडी रेस्ट पे है स्टैटिक्स, बॉडी चल रही है तो काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम मोशन के टाइप्स की बात करते हैं, किस तरह से के मोशन हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो पहला जो मोशन की बात करते हैं वो आता है हमारे पास में रेक्टिलिनियर मोशन, दैट मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? आपको पता है कोई बॉडी एक सीधे रास्ते पे जा रही है, सीधे रास्ते पे, उस मोशन को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन और या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेट रोड है, उसके ऊपर कोई कार चल रही है, तो ये जो कार चल रही है इसका कौन सा मोशन हमारे पास में? इसका रेक्टिलिनियर मोशन है, क्योंकि एक सीधे रास्ते पे जा रही है यहाँ पे। लेकिन कोई अगर सीधे रास्ते पे ना जाके कोई चीज घूमने लग जाती है वहीं पे, तो उसको डिफाइन करते हैं वहां पे रोटेशनरी मोशन। जैसे किसी झूले पे घूम रहे हैं हम यहाँ पे, इसका मतलब वहीं हम चल जरूर रहे हैं हम, लेकिन आगे नहीं जा रहे, वहीं पे घूम रहे हैं, इस टाइप के मोशन को डिफाइन करते हैं हम रोटेशनरी मोशन। एक मोशन और होता है हमारे पास, इस मोशन में ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से एक बार दाईं तरफ जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर दाईं तरफ जाएगी। इसका मतलब एक पोजीशन से लेफ्ट और राइट में इस तरह से जो मोशन होता है उसको डिफाइन करते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। जैसे मैंने अभी बताया कि जब हम बात करते हैं घड़ी का पेंडुलम, आपको पता है वो ऐसे घूमता रहता है, एक बार लेफ्ट में जाता है, एक बार राइट में, तो इस तरफ का जो मोशन होता है उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन। फिर आता है वाइब्रेशनल मोशन। इसमें थोड़ा सा फर्क है ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन में। अगर ये जो घूम रहा है ये ज्यादा हाइट पे जाता है, इसका एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो हम बात करेंगे ऑसिलेटरी का, अगर उसका एम्पलीट्यूड कम है तो बात करते हैं हम वाइब्रेशनल का। तो वाइब्रेशन मींस फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई चीज है, मैंने उसको डैश पे मारा और हम देखते हैं कि वो ऐसे झूलता रहता है, इसका वाइब्रेशन कम है, इसको बोलते हैं हम वाइब्रेशनल। जो मींस वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है मींस एम्पलीट्यूड कम है, तो हम बात करते हैं वाइब्रेशनल मोशंस। तो हमने यहाँ पे मैकेनिक्स के मोशंस की बात की। यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी मोशन डिफाइन किया है, रेक्टिलिनियर दैट मींस स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, रोटेशनल इसका मतलब रोटेट कर रहा है, थर्ड बात करें हमने यहाँ पे ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशन, इसका मतलब टू एंड फ्रो मोशन को हम डिफाइन करते हैं ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम बात करते हैं मोशन को, जो भी बॉडी मोशन में है दैट मींस उसकी बात करते हैं हम, या तो वो रेस्ट पे है या फिर क्या हमारे पास में वो मोशन में है। इन चीजों का पता हमें, रेस्ट मींस बॉडी रुकी हुई है, चल नहीं रही कहीं पे भी, मोशन में इसका मतलब चल रही है। लेकिन एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट है कि रुका हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये मेरी बात गलत है। क्योंकि आपको पता है अगर मैं कह रहा हूं रेस्ट में है तो मुझे किसी का रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस की बात करें हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्ष देना पड़ेगा, मैं किस सापेक्ष में हमारे पास में ये रेस्ट में है।
कोई भी चीज रेस्ट में नहीं होती, कोई भी चीज अपने आप में मोशन में नहीं होती, हमें किसी के रेस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष में बताना पड़ेगा कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मानता हूं एक ट्रेन है, वो चल रही है, ट्रेन में 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं हमारे पास में, एक सीट यहाँ पे एक सीट यहाँ पे, 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं और एक बंदा है वो ट्रेन से बाहर खड़ा है। मान लिया ए और बी 2 पर्सन हैं, ये ट्रेन में बैठे हैं और सी है वो बाहर खड़ा हुआ है। तो अगर ए बी को देखेगा, ए वाला बंदा बी को देखेगा तो क्या लगेगा उसे कि ये बी है मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में, ये कहीं नहीं जा रहा, ये दोनों साथ साथ बैठे रहेंगे। दैट मीन्स ये बी है, ये रेस्ट में है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है? ये ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। लेकिन आपको पता है ट्रेन चल रही है, तो ये सी क्या देखेगा? ट्रेन चल रही है, इसका मतलब बी ट्रेन के अंदर बैठा है तो बी भी चल रहा होगा, इसका मतलब बी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं है, ये बंदा मूव कर रहा है, इसका मतलब ये बी मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू सी। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर मैं कहता हूं कि ये ब्लैक बोर्ड रेस्ट में है तो ये स्टेटमेंट गलत है। मैं ये कहूंगा ये ब्लैक बोर्ड मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट है, तब ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ब्लैक बोर्ड कहाँ है? धरती पे है और धरती घूम रही है। अगर आसमान से कोई बंदा देखेगा इस ब्लैक बोर्ड को तो उसे रेस्ट में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि धरती घूम रही है तो ब्लैक बोर्ड भी घूम रहा है, इसका मतलब ब्लैक बोर्ड उसके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स रेस्ट और मोशन ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है भाई, ये एब्सोल्यूट नहीं है हमारे पास में, ये दोनों क्या हमारे पास में रिलेटिव हैं। रिलेटिव मैंने बता दिया, इसका मतलब हम किसकी बात करेंगे? सापेक्ष की बात करेंगे यहाँ पे, दोनों एब्सोल्यूट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे भाई। तो हमने डिफाइन किया रेस्ट और मोशन के बारे में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैकेनिक्स में डिटेल में जाने से पहले हमें थोड़ा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की पता होना चाहिए क्या होती है, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो मैकेनिक्स में आगे मूव नहीं कर सकते हम। आई थिंक जनरल टर्म्स है, सभी को पता होंगी हमारे पास। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दोज फिजिकल क्वांटिटी जिनका सिर्फ परिमाण होता है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दिशा नहीं होती, उन क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए बात करें, जैसे हम बात करते हैं मास, टाइम, लेंथ। जैसे बात करते हैं मास की, हम चीनी लेके आते हैं हम तो क्या कहते हैं? 1 किलो दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए। इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये थोड़ी कहते हैं कि डायरेक्शन की बात नहीं करते। 1 किलो चीनी दे दिए इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दैट मीन्स मास कैसी क्वांटिटी हमारे पास में? स्केलर क्वांटिटी है। सेम टाइम की बात करते हैं, 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, 11 बजे, 12 बजे, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, हम दिशा की बात नहीं करें, तो टाइम भी हमारे पास में क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। सेम डिस्टेंस की बात करते हैं, हम लेंथ की बात करते हैं, 2 मीटर आगे, 2 मीटर पीछे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, दैट मीन्स हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये भी क्वांटिटी हमारे पास में है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, उस क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया हमने स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम वेक्टर, इससे जस्ट अपोजिट, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दोनों हो, उस क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। जैसे किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं, फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स क्या होता है भाई? किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं हम, खींच रहे हैं, इसका मतलब उस पर क्या लगा रहे हैं हम? फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी चीज को आप धक्काते हो तो क्या करो? धक्का लगाया आपने, फोर्स लगाया, तो आपने इसको आपसे दूर लगाया या आपकी तरफ लगाया, इसका मतलब दिशा की बात आ गई। फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में आपने लगाया, इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होती है। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? अभी डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट ये टॉपिक रहेगा हमारे पास में। डिस्प्लेसमेंट होगी, वेलोसिटी होगी, ये सब वो क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में इनकी डायरेक्शंस भी होती हैं। इनको डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे कि ये हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटीज होंगी भाई यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करने वाले हम डिस्टेंस के बारे में करते हैं। हम अभी तक सिर्फ बेसिक्स चल रहा था, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे पास में। पहला टॉपिक है हमारे पास में डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। इसी के पैरेलल में पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। तो फॉर एग्जांपल कोई बंदा था, कोई पर्सन था, वो ए पे खड़ा था, ठीक है,
उसको जाना है यहाँ सी पे, उसको आना है सी पे, लेकिन वो पहले गया यहाँ बी पॉइंट पे और उसके बाद आया वो सी पॉइंट पे। तो डिस्टेंस होती क्या है, जो पर्सन चल रहा है, जो भी आदमी चल रहा है, उसका जो एक्चुअल रास्ता है, वास्तव में जो रास्ता उसने, जो लेंथ उसने ट्रैवल की है, जो लेंथ उसने कवर की है, उस लेंथ को डिफाइन करूंगा मैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हुआ कि एक्चुअल रास्ता, एक्चुअल लेंथ उसने कितनी कवर की, वो कहलाएगी डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल वो पहला रास्ता ये था, दूसरे रास्ते में वो यहाँ से घूम के यहाँ आया, तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने यहाँ से यहाँ ये आने में, तो ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरी लेंथ क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, मींस पहले था ए पे वो, अब चला गया सी पे, तो ये जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को डिफाइन करूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है दो पॉइंट की सबसे छोटी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो देखा हमने, डिस्टेंस में तो पाथ पे डिपेंड करती है। सपोज कोई बंदा ए से सी पे आया है, एक बार वो पहले रास्ते से आया, फिर दूसरे रास्ते से आया, फिर वह तीसरे रास्ते से। तो पहले रास्ते से आया है तो उसकी डिस्टेंस अलग है, सेकंड से आया तो उसका पाथ अलग है, डिस्टेंस अलग है, तीसरे से आया तो उसका क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अलग है। इसका मतलब डिस्टेंस चेंज होती रहती है। ए से सी ही आना था, लेकिन हर एक पाथ में डिस्टेंस उसकी अलग अलग है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। हमने कहा डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पहले पॉइंट और लास्ट वाले पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है भाई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। पहला पॉइंट, अभी आपने कहा डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस हमने कहा जो टोटल पाथ है, टोटल दूरी कितनी ट्रेवल की उसने, वो टोटल पाथ कहलाएगा हमारे पास में क्या, डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या कहा हमने, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच की, सबसे छोटी डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट की बात करें, जो डिस्टेंस होता है ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, कहीं भी चल के आ सकता है, दिशा की बात नहीं करते यहाँ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी बात करेंगे। दैट मींस हम बात करेंगे ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी यहाँ पे। थर्ड की बात करें यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट के ऊपर हम कह रहे हैं जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी एंड जीरो नहीं होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो चला है तो कोई तो उसने दूरी तय की होगी, ट्रैवल की होगी, तय की है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये जीरो भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे नेगेटिव हो सकती है, कैसे जीरो हो सकती है और कब ये पॉजिटिव होगी। तो उसके लिए देखिए एक बार, फॉर एग्जांपल मैं यहां खड़ा था भाई, ठीक है, ए पर्सन मैं हूं, मैं यहां खड़ा था, मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट था, कोई साइकिल थी, बाइक थी या कार थी, मेरे सामने यहां खड़ी है। वो पहले डिस्टेंस थी मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पे थी, ठीक है। अब ये मेरे से दूर जा सकती है या मेरे पास आ सकती है। तो अगर दूर जाने को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन माना, उधर डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो मेरी तरफ आएगी तो इस डायरेक्शन को डिफाइन करूंगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब दिशा चेंज होते ही साइन आ जाता है हमारे पास में कौन सा, नेगेटिव। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होते, दिशा चेंज होते ही साइन उसका चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी। जीरो कब हो सकती है, मैं चला यहां से ए से और घूम फिर के वापस ए पे आ गया भाई, चला ए से और घूम फिर के वापस आ गया ए से, तो मैं पहले वाले से कितनी दूर गया, क्योंकि हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले वाला पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस। चला था ए पे, वापस ए पे आ गया, तो सबसे छोटी डिस्टेंस कितनी हुई यहाँ पे, जीरो।
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वो जीरो हो सकती है। क्या डिस्टेंस जीरो है यहाँ पे? डिस्टेंस हमने कहा था पाथ काउंट करूंगा, मैं यहां से चल के आया, दूरी ट्रेवल की है ना मैंने, इसका मतलब डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करें यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस है ये या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर हमेशा ज्यादा होगी। इसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन इक्वल सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल सिंबल। डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट ये से या तो ज्यादा होगी या उसके वो बराबर होगी। ज्यादा कैसे? मान लेते हैं हमारे कॉलेज में ना दो बच्चे एक बच्चा शरारती है और एक बच्चा थोड़ा शरीफ है, वो चला बस स्टैंड से, ठीक है, उसको अपनी कॉलेज में जाना है, तो पहले पूरा मार्केट घूमेगा और उसके बाद यहाँ कॉलेज था उस कॉलेज में आएगा। एक बच्चा शरीफ था, वो सीधा बस स्टैंड से चला गया कॉलेज। तो जो पहले बच्चे ने, जो शरारती था, उसने जो ये पाथ ट्रेवल किया है, ये थी उसकी डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्टेंस तो इसने भी ट्रेवल की है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस है, इसलिए इस डिस्टेंस का नाम दे दिया आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो यही कहा हमने कि अगर वो सीधे रास्ते से आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी, लेकिन अगर वो इस पाथ से आता है तो डिस्टेंस उसकी ये है और उसकी डिस्प्लेसमेंट ये है। इसका मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो अभी हमने बात की यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। इस पे थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं हमारे पास में, तो उसके ऊपर आते हैं अब हम। तो पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कल में, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस है सर्कल का वो दे दिया, सपोज है हमारे पास में 2 मीटर। तो ये बताइए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है हमारे पास। इसका डिस्टेंस निकालना हमें और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में, तो सर्कल में मूव करा भी ऐसे, वो सपोज यहां से चला और घूम के वापस यहीं आ गया। तो थोड़ी देर पहले बात की थी, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यहाँ पे 0, तो डिस्प्लेसमेंट होगी इसके पास में 0। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस हमने कहा जो टोटल लेंथ होगी उस लेंथ को डिफाइन करूंगा मैं यहाँ पे डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ जो आई है वो क्या है, इसके सरकमफेरेंस है सर्कल की, परिधि, इसको डिफाइन करते हैं। इसकी जो परिधि है वो हमें निकालनी है और परिधि का फॉर्मूला होता है हमारे पास में 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस इसने दे रखा है यहाँ पे 2 मीटर, इसका मतलब कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे, वो ऑब्जेक्ट 4 पाई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे 0। तो अभी तक हमने बात की यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्पीड के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम एक्सेलरेशंस के बारे में, क्योंकि बेसिक्स है ये, बेसिक के बिना हम आगे नहीं चल सकते। मोस्टली क्वेश्चन है वो या तो स्पीड पे आते हैं या फिर वो एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो नेक्स्ट उसी पोर्शन पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड मीन्स गति की बात करते हैं यहाँ पे हम। गति क्या होती है, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, डिस्टेंस को डिवाइड कर दें हम टाइम से, तो हमारे पास में आ जाती है स्पीड। वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में आ जाती है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ अगर कोई बंदा है 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है पैदल, 1 घंटे में 1 किलोमीटर, इसका मतलब डिस्टेंस तो हो गया 1 किलोमीटर, टाइम हो गया 1 आवर, तो उसकी स्पीड कितनी होगी 1 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो ट्रेवल करेगा 1 किलोमीटर यहाँ पे। नेक्स्ट
डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह सिर्फ आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर है, स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी बन जाएगी हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी। और हम बात करें ये वेक्टर क्वांटिटी है, डिवाइड किया हमने स्केलर से, तो ये जो बनेगा हमारे पास में वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा हमारे पास में। तो ये प्रूव हो गया यहाँ से कि स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी और जो वेलोसिटी है वो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। तो पहले स्पीड की बात करते हैं। स्पीड कई कैटेगरी में डिफाइन करते हैं हम। पहली जो स्पीड की बात करते हैं वो बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर कह रहा हूं मैं ये बेसिक्स है, क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे आप जब ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। यहाँ पे कोई नहीं, स्पीड में हमने कहा हमने 4 कैटेगरी में मोस्टली डिफाइन करते हैं इनका। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो चेंज नहीं रही, जो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो उसको डिफाइन करूंगा मैं यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जांपल मैं कार में जा रहा हूं और कार की स्पीड थ्रू आउट मेरी 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड सेम है तो स्पीड को डिफाइन करूंगा मैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्पीड चेंज हो रही है, पहले धीरे थी फिर भगा लिया, ब्रेकर आ गया, फिर स्पीड डाउन कर दी, इसका मतलब स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड को डिफाइन करूंगा वेरिएबल स्पीड। एवरेज, ये तो सभी पता है, औसत की बात करते हैं यहाँ पे हम। कभी स्पीड ज़्यादा कभी स्पीड कम, तो इसका मतलब हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालनी पड़ेगी। तो हम एक बात करेंगे यहाँ पे औसत स्पीड। तो मोस्टली क्वेश्चन हम बात करते हैं हमारे पास में एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है। कैसे क्वेश्चन होगा वो हम डिफाइन करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज स्पीड है, फिर कह रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आएगा हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और उस डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने टाइम कितना लिया। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से न्यूमेरिकल पूछे वो इस फॉर्मूले से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल, हमारे पास कोई ए ऑब्जेक्ट है, उसको ए से जाना है बी पॉइंट पे, तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की है वो 1 घंटे में की है और नेक्स्ट 15 किलोमीटर है उसमें उसने 2 घंटे लिए हैं। तो आपको ये बताना है कि उसकी औसत स्पीड क्या होगी। तो हमने देखा औसत स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आप देख रहे हो हमारे पास में यहाँ पे टोटल डिस्टेंस होगी 25 किलोमीटर और यहाँ पे टोटल टाइम हो गया हमारे पास में 3 आवर। तो इसकी मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस मींस 25 किलोमीटर डिवाइड बाय में 3 आवर, इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड आएगी हमारे पास में 24/3 किलोमीटर पर आवर। ये तो बहुत इजी न्यूमेरिकल था, सीधा डिस्टेंस दे रखा था, सीधा डिस्प्लेसमेंट दे रखा था। हो सकता है कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हो जहां पे वो डिस्टेंस ना देके वेलोसिटी देगा, तो वह कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले। अभी हम एक बार स्टॉप कर दो एक बार। सपोज अगेन एक ऑब्जेक्ट को ए से लेके बी तक जाना है। पहले 1 घंटे तक उसकी जो स्पीड है वो रही हमारे पास में 20 किलोमीटर पर आवर और उसके नेक्स्ट 2 आवर चला तो उसकी स्पीड होगी हमारे पास में 30 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अभी का एवरेज स्पीड के लिए तो हमें डिस्टेंस से ऊपर नीचे टाइम चाहिए, लेकिन डिस्टेंस तो नहीं दिया इसने, यहाँ पे वेलोसिटी दी उसने, यहाँ पे वेलोसिटी दी है। तो हमें तो निकालना है टोटल डिस्टेंस और नीचे चाहिए यहाँ पे टोटल टाइम। तो अभी आपने देखा कि हमारे पास में जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास में स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो यहां उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की सी पॉइंट तक, उसने हमें मल्टीप्लाई करना स्पीड और टाइम को, दैट मींस 20 × 1। इसका मतलब उसने यहां कवर किए हैं 20 किलोमीटर्स। यहां अगर डिस्टेंस निकालनी है तो अभी देखा हमने स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया हमने टाइम से, दैट मींस वो करेगा यहाँ पे 60 किलोमीटर्स। अब निकाल दीजिए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे 20 किलोमीटर्स, यहाँ पे 60 किलोमीटर्स, दैट मींस टोटल हो गया यहाँ पे 80 किलोमीटर्स।
टाइम कितना किया, 1 आवर यहाँ पे है, 2 आवर यहाँ पे है, दैट मीन्स टोटल हो गया हमारे पास में 3 आवर। इसका मतलब हमारे पास आंसर होगा यहाँ पे 80/3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में हो सकता है कि ये आंसर आपके मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, तो किलोमीटर का मीटर बना सकते हो आप। किलोमीटर का मीटर बनाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आवर का सेकंड बनाओगे आप तो यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, हमें ऊपर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए बस। डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो इस फॉर्मूले से इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी में टाइम नहीं दे रखा हो, जैसे यहाँ तो टाइम था, लेकिन अगर टाइम नहीं मिले तो इस फॉर्मूले से टाइम को निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम आ जाएगा और इजीली उसका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी अगर एवरेज स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास ग्राफ से रिलेटेड। तो सेम जैसे स्पीड को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, ऐसे वेलोसिटी को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। सब डेफिनेशन सेम रहेंगी जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस से डिफाइन की यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम उस पोर्शन पे आता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पास में वो ग्राफ से रिलेटेड आते हैं हमारे पास में। तो डिफाइन कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। एक साइड हमने ले लिया टाइम और एक साइड ले लिया हमने पोजीशन। कहता है पोजीशन टाइम ग्राफ ये दे रखा है, y एक्सिस पे पोजीशन ली हमने, x एक्सिस पे टाइम लिया है और ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो पूछ रहा है ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में तो कितनी स्पीड है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, या वो रेस्ट पे है। ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो इसको डिस्कस करने से पहले ग्राफ को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये क्या कहता है, अगर टाइम 0 है तो वो मेरे से सपोज मैंने मान लिया ये 1 2 3 4, ये 4 है हमारे पास में, तो 4 मीटर डिस्टेंस पे है। जब टाइम 0 मैंने देखना स्टार्ट किया तो 4 मीटर डिस्टेंस पे था। मैंने जब 1 सेकंड के बाद देखा तो भी वो 4 मीटर पे है, 2 सेकंड के बाद देखा तो भी 4 मीटर पे है, 3 सेकंड के बाद देखा तो भी वो 4 मीटर पे है। क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ अब देखा तो उतनी दूरी पे है, 1 सेकंड के बाद देखूंगा तब भी वही है। इसका मतलब सामने वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो चल नहीं रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास में ऑब्जेक्ट इज एट ए रेस्ट। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, वो चल नहीं रहा है यहाँ पे। जब भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा जो कर्व है हमारे पास में, जो ग्राफ है वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। अगर ये कर्व टाइम एक्सिस के पैरेलल है दैट मींस ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे होगा यहाँ पे। नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं हम। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान रखना हम बात करें यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ की, y एक्सिस पे पोजीशन है और इस पे हमारे पास टाइम की बात कर रहे हैं, और उसका ग्राफ ये दे रखा है, ये स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ फिर डिस्कस करते हैं। टाइम 0 था तब वो बिल्कुल मेरे पास खड़ा था, लेकिन 1 सेकंड के बाद में वो देखो डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, कुछ सपोज 1 मीटर आगे चला गया। 2 सेकंड के बाद में वो चला गया 2 मीटर आगे। ये इधर टाइम और इधर पोजीशन। 1 सेकंड पे 1 मीटर दूर था, 2 सेकंड पे 2 मीटर चला गया, उसके बाद में करो 3 सेकंड पे वो चला गया सपोज 3 मीटर। इसका मतलब क्या, वो चल रहा है, और चल रहा है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जो भी है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है हमारे पास, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे इक्वल टाइम में, तो हमारे पास यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी कैसी होगी यहाँ पे, यूनिफॉर्म। क्योंकि हमने कहा था यूनिफॉर्म क्या होती है, जो टाइम के साथ चेंज ना हो। इसका मतलब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में कर्व एक स्ट्रेट लाइन आती है तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करी है कि यहाँ पे वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी भाई।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये नोट बना के चाहे नोट कर लीजिए आप। जब भी हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे भाई? ग्राफ को, तो दो चीजें पूछ सकता है वहां से। वो या तो पूछेगा स्लोप या पूछेगा एरिया। फॉर एग्जाम्पल वो ये कह दे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ग्राफ दे देगा और वो पूछेगा स्लोप बताओ क्या है यहाँ पे, इसका एरिया बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी वो स्लोप पूछे दैट मीन्स वहाँ हमें बात करनी है उसके वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी उसको एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दीजिए आप। जब भी वो एरिया पूछे दैट मीन्स वहाँ आपको करना है वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई करना आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, एक्स एक्सिस से आ जाएगा एरिया और को डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा स्लोप। फॉर एग्जांपल अगर इधर टाइम है और इधर पोजीशन ले लिया आपने या डिस्प्लेसमेंट ले लिया आपने यहां, और एक स्टेट कर्व जा रहा है, तो मुझे बताना है इसका स्लोप क्या होगा। स्लोप कौन सी की बात करें, कितना झुकाव है इस पे, स्लोप निकालना है यहाँ पे। तो स्लोप अभी मैंने बताया कि y एक्सिस डिवाइड बाय क्या करना है यहाँ पे x एक्सिस। तो करिए भाई y एक्सिस के ऊपर क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे क्या यहाँ पे टाइम, दैट मीन्स यहाँ बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्लोप आ गया भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पे। क्या आंसर आया कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, अगर मुझे स्लोप निकालना है उसका, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सेम इसी तरह से आप एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर एरिया निकालेंगे यहाँ पे तो एरिया आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई टाइम। तो ये सब हमने बात की यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में। क्या क्या डिस्कस किया हमने, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे स्टडी कर लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बात कर ली। एक और बात करते हैं हम, ये है पोजीशन और ये टाइम। अगर ग्राफ ये दे रखा हो तो इसका मतलब क्या समझिए एक बार। जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट मेरे से कुछ डिस्टेंस पे था, सपोज 5 मीटर पे था, मेरे से 5 मीटर पे था। उसके बाद जब 1 सेकंड हो गया आगे चला, तो इसको ऊपर चलो, यहां कट किया। अब आप देख रहे हो पहले थे 5 मीटर, लेकिन 1 सेकंड के बाद डिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब वो मेरी तरफ आ रहा है। डिस्टेंस कम होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगी, इसका मतलब यहाँ जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसे होगी, यहाँ पे नेगेटिव वेलोसिटी होगी भाई। वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, जहां से चला और वहां पहुंच गया, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले वो मेरे से 1 मीटर था, थोड़ी देर के बाद में वो मेरे से 5 मीटर चला गया, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाओगे आप, तो क्या निकल आती है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब मेरी तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी वहां पे, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, स्लोप देख के क्या आइडिया लगा रहे हैं हम, स्लोप देख के हम ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी यहाँ पे। तो 3 टाइप की ग्राफ स्टडी की हमने, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, जब ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब, और तीसरा हमने बात की जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो हमने कॉन्सेप्ट कर लिया यहाँ पे। सेम 3 ग्राफ हम बात करेंगे वेलोसिटी और टाइम के बीच में भाई। ये था पोजीशन टाइम ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर कह रहा हूं टाइम ग्राफ के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, और जो कल का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास में एक्सेलरेशन के बारे में और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जहां से ये लगा ले एक क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है सभी कंपटीशन एग्जाम्स में। तो हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, उन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।